चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफिशियल में। दोस्तों मैं वीर आज लेकर चल रहा हूँ जीके जीएस के क्वेश्चन का पार्ट 6 सीरीज से, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि अभी 2 दिन पहले नोटिफिकेशन हमारे पास आया था कि सुरक्षित परीक्षा कराने पर आरआरबी ले रहा है विचार। अर्थात जो आरआरबी परीक्षा कराए गए आरआरबी और एनटीपीसी की, वह इस पर विचार कर रहा है कि इस परीक्षा को जल्दी से जल्दी कराया जाए। यहाँ पर लिखा गया 1 साल से अटकी रेलवे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की परीक्षा इसी साल कराने की कवायद हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आपको आपकी परीक्षा होने ही वाली है। तो दोस्तों पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए आप लोग सभी लोग, और हम डेली का डेली आप लोग देते रहेंगे जीके जीएस कुछ क्वेश्चन। जीके जीएस का जो भी 40 क्वेश्चन आता है, हमने आपको बताया था कि जो जीके जीएस होता है उसके तहत 40 क्वेश्चन आता है, और उसके बाद 30 मैथ आता है, 30 रीजनिंग आता है, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, और इनमें जितने भी क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और आने वाले सभी परीक्षाओं में न सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी बल्कि सभी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, जो ये जीके जीएस होता है, ठीक है, ये किसी भी चीज़ के लिए स्पेशली नहीं होता। चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, वो बस लिख दिया जाता है कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए, लेकिन वो सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था, ठीक है। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दोस्तों, वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको सही आंसर चुनना। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ये भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। तथा इस क्वेश्चन को ऐसे एक और तरीके से पूछ सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अर्थात ये ऐसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो कौन थे दोस्तों? माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के, ठीक है, प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। भारत विभाजन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाता है, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राय और अम्बेडकर। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सही उत्तर क्या होगा? जेबी कृपलानी। कौन सा? जेबी कृपलानी, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता दूं कि ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ऐसे जो भी हमें फैक्ट्स पॉइंट्स मिलते जाएंगे किसी भी क्वेश्चन में, हम उसको आपको बताते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री को किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। जब भारत के प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नियुक्ति किया जाता है उनका, या फिर उनका निर्वाचन होता है, या फिर उनका चयन होता है, या फिर उन्हें मनोनीत किया जाता है, या फिर मनोनयन किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा नियुक्ति किया जाता है। भारत का जो प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, तथा जो प्रधानमंत्री होता है उसकी सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सभी मंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है सभी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर, जबकि जो प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके पास, 1995-96, या फिर 98-99, या फिर 92-93, या फिर 90-91। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दोस्तों कि 1998-99 में, ठीक है, 1998-99 में। चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल के संदर्भ में देखने को मिला? यहाँ पर 4 ऑप्शन दोस्तों, तिलहन, दलहन, सोयाबीन और मक्का। तो सबसे निराशाजनक परिणाम किस पर मिला था दोस्तों हमको? दलहन पर। किस पर? इस दलहन पर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत उत्पादन किस स्थान पर किया जाता है, ठीक है। परमाणु विद्युत का उत्पादन किस स्थान पर किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, दादरी, रौजा, नरौरा या ऊंचाहार में। तो इसका सही आंसर दोस्तों नरौरा में, ठीक है, नरौरा में। चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थित है, कहाँ स्थापित है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कालपी में, श्रावस्ती में, बिठूर में या मेरठ में। तो कहाँ पर है दोस्तों? बिठूर में। कहाँ पर? बिठूर में है, ठीक है, बिठूर में। इसका सही आंसर होगा सी,
ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दोस्तों, हिमालय पर्वत किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है, अर्थात यह किस प्रकार की पर्वत श्रेणी का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 ऑप्शन दिया है, ब्लॉक पर्वत, गुंबद के आकार का पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या मोड़दार या वलित पर्वत, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, मोड़दार या वलित पर्वत का उदाहरण है आपका कौन? हिमालय पर्वत। कौन? हिमालय पर्वत, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि कोटोपैक्सी नामक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन 4 ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं। 4 ऑप्शन में दोस्तों जापान, मैक्सिको, इटली, इक्वेडोर, इन चारों देशों में किस देश में कोटोपैक्सी नामक ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इक्वेडोर, ठीक है। इक्वेडोर में कोटोपैक्सी नामक ज्वालामुखी स्थित है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हम जो भूगोल का सीरीज लेकर के चल रहे हैं सिविल के लिए, उसमें वैसे तो हमें सामने से आकर पढ़ाना ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे बैक होके अच्छा हमको नहीं लगता, ठीक है। हमको सामने आना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम कुछ दिन में लाइव भी आने की सोच रहे हैं। ये सब जो क्वेश्चन हम यहाँ पर हल करवा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए, इसको हम लाइव आके कराएंगे, ठीक है। तो जो हम भूगोल के लिए लेकर के चल रहे हैं सिविल के लिए भूगोल का विषय, तो उसमें हमने अभी कल ही बताया था, जब एशिया महाद्वीप का पार्ट 2 हम बता रहे थे, तो उसमें कोटोपैक्सी का नाम आया था, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। हमने बताया था कि यह पूर्वी प्रशांत महासागर तट के किनारे पर है, ठीक है। तो पूर्वी प्रशांत महासागर तट के किनारे अर्थात यह दक्षिण अमेरिका का देश है। इक्वेडोर दक्षिण अमेरिका का देश है। यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है दोस्तों, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस महाद्वीप पर है? अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, किस महाद्वीप पर स्थित है? तो किस महाद्वीप पर स्थित है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका पर, ठीक है। या फिर ऐसे भी यहाँ पूछ सकता है कि इक्वेडोर किस महाद्वीप पर है, ठीक है। किस महाद्वीप का देश है? तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? जो लोग, मैं दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, जो लोग सिविल के लिए ज्योग्राफी या किसी भी सब्जेक्ट की विषय पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे चैनल इसी चैनल एग्जाम ऑफिशियल पर ले सकते हैं, देख सकते हैं। वो मैं देता हूँ डेली सुबह में, ठीक है। डेली सुबह में 6 से 8 के बीच में अपलोड कर देता हूँ, और इसको अपलोड करता हूँ 12 से 2 के बीच में। और एक मैथ की क्लास चलती है, उसे अपलोड करता हूँ शाम को 6 से 8 के बीच में, ठीक है। तो दोस्तों जिन्हें भी तैयारी करनी है, चाहे वनडे एग्जाम हो चाहे सिविल के लिए हम खुद पढ़ाते हैं ज्योग्राफी, उसके बाद हम लेकर चलेंगे पॉलिटी को, ठीक है। लेकिन एक पवन सर है, वो मैथ लेकर के चलते हैं, और ये जो जीके जीएस का आरआरबी एनटीपीसी में करा रहा हूँ, ये तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो जिन्हें जोड़ना है उन्हें जुड़ जाइए, खुद जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप उन सभी लोगों को जोड़िए जो तैयारी करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि विश्व में सबसे ऊंची लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व में सबसे ऊंची लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी दोस्तों? एंडीज पर्वत। कौन सी है? एंडीज पर्वत, ठीक है। राकीज पर्वत भी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है, हिमालय भी है, ये सभी भी ऊंची लंबी है, लेकिन इन सब में सबसे ऊंची कौन है, सबसे लंबी कौन है? एंडीज पर्वत, ठीक है। ये भी पूर्वी प्रशांत महासागर के तट पर है, अर्थात अमेरिकी महाद्वीप पर है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेपाल की मुद्रा क्या है? क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया है, येन है, टका है, या डॉलर है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में सबसे सही आंसर है दोस्तों ए, नेपाल की मुद्रा रुपया है। जबकि येन किस देश की है? जापान की मुद्रा। किस देश की? जापान की मुद्रा। टका किस देश की है? बांग्लादेश की। किस देश की है दोस्तों? बांग्लादेश की। और डॉलर किस देश की है? अमेरिका की है, ठीक है। वैसे तो डॉलर कई देशों की है, लेकिन अमेरिका की डॉलर है, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देख लें हम लोग। क्वेश्चन 12 दोस्तों की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक कौन है? ठीक है, पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सबसे सही आंसर दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है दोस्तों। ओके चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों कि बेरिंग बेरिंग जल संधि किन दो देशों के बीच में है? दोस्तों इस चीज को भी मैंने जो एशिया पार्ट 2 है उसको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। कि बेरिंग जल संधि, सॉरी यहाँ पर गजल हो गया, सॉरी, बेरिंग जल संधि होगा, ठीक है। बेरिंग जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है? जो बेरिंग जल संधि है वह पश्चिमी प्रशांत महासागर के तट पर है, और ये पूर्वी प्रशांत महासागर तट है, लेकिन इसके बीच में पूरा पूरा जो संसार है अवस्थित है, जो ग्लोब है। अगर ग्लोब को हम ग्लोब रूप में, गोल रूप में देखेंगे तो
ये जो बेरिंग जल संधि आता है आपका, बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच में आएगा, क्योंकि ये जो उत्तर अमेरिका का ये वाला भाग होता है, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं, ये मान लीजिए कि सबसे पूर्वी है, तो पूर्व में क्या है यार, इधर उत्तर अमेरिका, इधर दक्षिण अमेरिका, और सबसे पश्चिमी क्या है, सबसे पश्चिमी देश यहाँ पर, सॉरी सबसे पूर्वी ये रूस आ जाता है। रूस के जस्ट पूर्व में है बेरिंग जल संधि। तो जब इसको ग्लोब रूप में देखेंगे तो किस देश में आएगा दोस्तों, ये अलास्का और रूस के बीच में, किसके, अलास्का और रूस के बीच में आएगा आपका बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ को एक बार डीपली पढ़ लोगे तो फिर आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हम क्लास दे रहे हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दोस्तों संगम वंश किस से संबंधित है, संगम वंश संबंधित है निम्न में से किससे, पश्चिमी भारत से, पूर्वी भारत से, दक्षिणी भारत से या उत्तरी भारत से। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी, दक्षिण भारत से। ठीक है, दक्षिण भारत से, संगम वंश दक्षिण भारत से संबंधित है। हरिहर बुक का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उन्हीं के द्वारा यह बसाया गया था संगम। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर अगला देख लेते हैं। अगला दोस्तों कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन 1905। ठीक है, 1905 का जो अधिवेशन था वो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक सवाल और पूछता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। तो उन्होंने किया था दोस्तों बेलगांव अधिवेशन की 1924 में। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कुछ लोग प्रथम महिला प्रधानमंत्री देखते ही इंदिरा गांधी मार देंगे, लेकिन नहीं, देखिए कि भारत की पूछ रही है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत का विश्व का, तो यहाँ पर विश्व का पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ना, उसके बाद उत्तर देना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इंदिरा गांधी, गोल्डमायर, विपणन थैचर या फिर श्री माओ भंडार नायक है। तो इसका सही उत्तर है आंसर ऑप्शन नंबर डी, श्री माओ भंडार नायक। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भाई लोग, अगला क्वेश्चन है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, इटावा में, अलीगढ़ में, बाराबंकी में या आगरा में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आगरा में। ठीक है, सही उत्तर है आगरा में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दोस्तों कि सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक समय लेता है वरुण, बुध, बृहस्पति या अरुण। तो सबसे सही आंसर है दोस्तों वरुण, क्योंकि यह सबसे लास्ट में होता है। तो जो सूर्य से जितनी दूरी होगा वह परिक्रमा करने में उतनी ही समय लेगा। ठीक है, और सबसे नजदीक कौन है दोस्तों, बुध है। तो बुध सबसे कम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दोस्तों कि तारे अपनी ऊर्जा कैसे प्रदान करते हैं या फिर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या उपरोक्त दोनों के द्वारा या उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों मैंने जब महाद्वीप भूगोल स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने सबसे पहले एशिया तो पढ़ा ही रहा हूँ। तो एशिया के तहत मैंने जब बता रहा था तो सिर्फ न कि एशिया बल्कि सभी महाद्वीपों को बताया था, कि सभी महाद्वीपों का क्रम भी बताया था कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, सबसे बीच में कौन है, ये सब मैंने बताया था। तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, एशिया है। और सबसे छोटा महाद्वीप यहाँ पर पूछ रहा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि सरोद में कितने तार होते हैं। ठीक है, सरोद में कितने तार होते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों 19। कितना, 19। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 1, बी, सी या डी। तो यहाँ पर सबसे सही आंसर होगा दोस्तों इसका सी, ऑप्शन नंबर सी, विज्ञान, विज्ञान से संबंधित है कलिंग पुरस्कार। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, ये कई बार पूछ चुका है दोस्तों, फिर भी पूछेगा। तो इसको देख लेते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये तो नॉर्मली सभी को जानना चाहिए, चाहे वो तैयारी कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, क्योंकि हमारे देश की वह स्थान है जहाँ से सभी प्रक्षेपणों को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, सभी रॉकेट्स को लॉन्च किया जाता है। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी,
1969 में। कब हुई दोस्तों? 1969 में, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। अगला है दोस्तों क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हड़प्पा पुरा स्थल की खोज किसने की थी? हड़प्पा पुरा स्थल की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, राखालदास बनर्जी ने, वीवी लाल, या एस आर राव, या दयाराम साहनी। अक्सर बच्चे जो होते हैं, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, राखालदास, सॉरी यहाँ रखा हो गया, रखालास हो गया, लेकिन रहेगा राखालदास, राखालदास बनर्जी या फिर दयाराम साहनी। इसी दो ऑप्शन में बच्चे अटकते हैं। तो इसका आज कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों राखालदास बनर्जी, ठीक है। अरे सॉरी, देखिए मैं भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बार क्वेश्चन ये किया था तो हमने भी राखालदास बनर्जी मार दिया, लेकिन इसका सही आंसर होगा दोस्तों दयाराम साहनी, ठीक है। सॉरी, दयाराम साहनी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं दोस्तों कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चार ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, पृथ्वीराज चौहान, शशांक या हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हर्षवर्धन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी दो बार हो गया है। चलिए अगला देख लें, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या बिहार में? क्या स्थित दोस्तों? उड़ीसा में। इसका सही आंसर है दोस्तों उड़ीसा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसके पहले मैंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन कभी कभी पूछता है कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा भी डॉक्टर राजेंद्र भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। ये अस्थायी रहे हैं। ये कब बने थे? 9 दिसंबर 1946 को। ये 9 दिसंबर 1946 को बने थे, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई बन गए, जबकि ये 2 दिन के लिए अस्थाई थे, ठीक है। इसको भूलिएगा मत, ये पूछता है, बहुत तेज पूछता है ये सब क्वेश्चन, और पूछा जा चुका है, ठीक है, ये मत भूलिएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? पन विद्युत, या अर्थात जल विद्युत, या तापी विद्युत, या नाभिकीय विद्युत, या नवीकरण की है? तो किसकी है दोस्तों? पन विद्युत की। किसकी? पन विद्युत की, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्षमा चाहते हैं दोस्तों, भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय विद्युत का है, ठीक है। तापीय विद्युत का, न कि पन विद्युत का, ठीक है, तापीय विद्युत का। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों कि पुष्प के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? क्या? पुष्प के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बाह्य दलपुंज, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? बाह्य दलपुंज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ठीक है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ठीक है, तो कौन सा स्तर है दोस्तों? इसका आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल। यहाँ पर चार ऑप्शन, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, लेकिन इसका सही उत्तर कौन सा है? आयन मंडल, जो रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है कि दोस्तों वायुमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? वायुमंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? ओजोन परत वर्षा कराती है, या फिर प्रदूषण उत्पन्न करती है, या पराबैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जो ओजोन परत है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें आती है, उनसे पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की रक्षा करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों की पीली क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन से, अनाज उत्पादन से, या तिलहन उत्पादन से? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तिलहन उत्पादन से संबंधित है क्या? पीला क्रांति, अर्थात तेल से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दोस्तों और है दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन। ठीक है, मछली उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है, दूध उत्पादन सफेद क्रांति से संबंधित है। तो इसी तरह जो क्रांतियां हैं धीरे धीरे करके एक एक जीके जीएस के क्वेश्चन में हम उसको लेते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 तो है कि विद्युत बल्ब के भीतर रहता है, अर्थात विद्युत बल्ब के भीतर क्या रहता है कि जिसके कारण वह जल पाता है? निर्वात रहता है, वायु रहता है, या फिर हाइड्रोजन गैस रहता है, या फिर निष्क्रिय गैसें होती हैं? निष्क्रिय गैसें कौन सी होती है दोस्तों? जो आवर्त सारणी का एकदम लास्ट वाला समूह होता है,
जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान है, ये सभी क्या है, निष्क्रिय गैसें हैं। तो निष्क्रिय गैसें भरे होती है विद्युत बल्ब में, जिसके कारण बल्ब जलता है। बल्ब निष्क्रिय गैस के कारण नहीं जलता, लेकिन निष्क्रिय गैस भरा जाता है ताकि जो टंगस्टन धातु होता है जो जलता है वो आसानी से जल सके, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? 4 ऑप्शन है, सिंहाबाद, पाईकारा, खोपोली या मेटूर। कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सिंहाबाद, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, सिंहाबाद। चलिए दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में दोस्तों की गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की थी, औरंगजेब की थी, या शाहजहां की थी, या हुमायूं की थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में इसका सबसे सही आंसर होगा दोस्तों बाबर की, ठीक है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका सबसे सही उत्तर होगा दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में। हम और कुछ नाम नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो सही आंसर है उसका ही, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कभी कभी पूछता है कि उत्तर प्रदेश में भी किस जिले में है, तो लखीमपुर खीरी में। किसमें? लखीमपुर खीरी में, ठीक है। ओके, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों कि रबड़ के बगीचे निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन, पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, या फिर शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं, या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, या ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र में तो कोई संभव ही नहीं है, पर्वतीय क्षेत्र में भी ऑलमोस्ट संभव नहीं है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में और शीतोष्ण वन में संभव हो सकता है, लेकिन इन दोनों में भी सबसे सही आंसर है बी, शीतोष्ण वन में पाए जाते हैं क्या? रबड़ के वन या फिर रबड़ के बगीचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है दोस्तों कि नीला हरा शैवाल, यहाँ पर सेवन हो गया, सॉरी, यहाँ पर शैवाल होगा। शैवाल निम्न में से किस समूह में सम्मिलित किए गए हैं? ठीक है, प्रोटोजोआ में सम्मिलित किया गया, या फिर साइनोबैक्टीरियम में, या यू बैक्टीरियम, या फफूदी में। तो इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों यू बैक्टीरिया में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यू बैक्टीरिया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं हम लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों कि लोहा निकाला जाता है, लोहा निकाला जाता है हिंगुल से, बॉक्साइट से, हेमेटाइट से, या डोलामाइट से। तो इसका सबसे सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, हेमेटाइट से। हेमेटाइट से लोहा निकाला जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों कि कर्नाटक आंध्र प्रदेश के बीच में है, या फिर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच में है, या फिर कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच में है, या फिर तमिलनाडु कर्नाटक के बीच में है। तो कावेरी जल विवाद दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में बना हुआ है, या कई सालों से बना हुआ है, अभी तक सुलझा नहीं है। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, न सिर्फ एक बार बल्कि कई बार पूछा है, तो इसे मिस मत कीजिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वो एक बार ही नहीं पूछे गए, कई बार पूछे जा चुके हैं और कई बार पूछे जाएंगे भी। तो बन रही है हमारे साथ, और एक भी क्वेश्चन और एक भी सीरीज को मिस मत कीजिएगा। ये हमारी गारंटी है कि इन्हीं जो हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, इन्हीं में से कई क्वेश्चंस आपके सीधे के सीधे डायरेक्ट के डायरेक्ट मिल जाएंगे आपके आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं कल वाले वीडियो में। कल वाले वीडियो में और लेटेस्ट क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो फिर शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसा ऐसा वीडियो बनाते रहें। और जिन भाई को भी पढ़ना है सिविल के लिए, देखिए सिविल का अप्रोच कुछ अलग होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम सिविल लेवल्स ही बताएंगे, यहाँ पर तो ऐसे बता देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ पर भी डिस्क्राइब करने लगे कि तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में जो जल विवाद बना हुआ, कावेरी जल विवाद क्यों बना हुआ है, इसका कारण क्या है, कब से बना हुआ है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ये सब हम डिस्क्राइब करेंगे भूगोल के तहत, लेकिन जब भारतीय भूगोल पढ़ाएंगे तब। अभी तो फिलहाल हम पढ़ा रहे हैं महाद्वीपीय भूगोल, विश्व के भूगोल के अंतर्गत महाद्वीपीय भूगोल। तो उस महाद्वीपीय भूगोल का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, शुक्रिया।